नाउ दिस इज माय एपिसोड थर्ड और आज की जो क्लास है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इसमें हम ग्राफिकल मेथड को भी सीखेंगे और ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाले उनको भी सीखेंगे। अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमको x और y की वैल्यू पता लगानी है। हम ग्राफिकल मेथड से कैसे पता लगाएंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें ना x और y की जो वैल्यू है वो अपनी मर्जी से कुछ रखने वाला हूँ। मतलब कोई एक वैल्यू, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 0 ले ली और अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाल देते हो तो आपको देखो क्या मिलने वाला है। अगर आप x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो आपको y की वैल्यू मिलने वाली है 3। तो ये y की वैल्यू 3 आ गई। तो इसी तरह से चलना है अपन को, पॉइंट भी मिल गया 0,3। अब हम y की वैल्यू 0 मान लेते हैं। तो अगर आप y की वैल्यू 0 मानोगे तो आपको x की वैल्यू मिलने वाली है 6। इसको भी मैंने टेबल पर लिख दिया, पॉइंट बन गया मेरा 6,0। नाउ सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी टेबल बनानी होगी, बना दी। ये हो गया x y, ये हो गया हमारा x, y। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो इक्वेशन में अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो इवेंचुअली y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो पॉइंट हो जाएगा 0,6। इसी तरह से अगर आप y की वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3,0। अब हमको क्या करना है, इन पॉइंट को हमको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया। अब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए पहला पॉइंट है 0,3। तो एज यू कैन सी दिस इज माई 0,3। सेकेंड पॉइंट इज 6,0। सेकेंड पॉइंट इज 6,0। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया 6,0। थर्ड पॉइंट इज 0,6। पर उससे पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन से जो लाइन मिलेगी वो ये हो गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये मेरी पहली इक्वेशन थी। अब सेकंड पॉइंट को प्लॉट करते हैं जो कि है 0,6 और 3,0। इनको भी प्लॉट किया, इनको भी आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से हमको एक दूसरी लाइन मिल गई। ये लाइन हमको सेकंड इक्वेशन से मिली है, तो सेकंड इक्वेशन इसके ऊपर लिखी जाएगी। इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है जिसके x और y कोऑर्डिनेट है 2,2, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। ग्राफ पेपर से देखकर हम लोग x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 जो है वो लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इस वैरायटी का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shaded the triangular region. तो सबसे पहले अपने पास इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हम इक्वेशंस लिखेंगे और उसका टेबल बनाएंगे। तो ये अपन को टेबल बनानी है। x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी। अगर आप इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो इवेंचुअली आपके पास y की वैल्यू 1 आने वाली है। पॉइंट आने वाला है 0,1। अब हम y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। चलो, तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। पॉइंट हो गया -1,0। सेकंड इक्वेशन को पिक किया, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। इसके लिए भी टेबल बना दी, x y और वो पॉइंट। अब देखो बालकों, अब अपन को क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू आ गई 6। अब y की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं मैं। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो पॉइंट आने वाला है मेरे पास 4,0। तो पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 4,0। अब इन दोनों लाइन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो जल्दी से ग्राफ पेपर लिया, पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0,1, प्लॉट हो गया। दूसरा है -1,0, इसको भी प्लॉट कर दिया। इनको ज्वाइन कर दो। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन के लिए भी देखो, एक पॉइंट है हमारे पास 0,6, दूसरा पॉइंट है 4,0, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों ने एक दूसरे को जहां पर कट किया होगा वहीं पर हमारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये कट हुआ है कुछ इस जगह पर। तो यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू आ रही है 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो अगर हमसे इसका सॉल्यूशन पूछा जाता तो वो होता 3 and प्लस का 2। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइनों के द्वारा बनाया गया जो ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स बताने हैं। मतलब इस वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स बताने हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो अगर आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल गए 3,2, 0,1, 4,0। तो ये हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए। इसके बाद हमें शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को भी। तो ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन शेडेड हो गया। दैट्स इट, इतना करना था इस क्वेश्चन में अपन को। अब ग्राफ से ही रिलेटेड होता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं।
तो देखो बालकों, अपने पास एक इक्वेशंस दी हुई है ना, और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। हमको इन दोनों को देखना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इनको जब सॉल्व किया, मान लेते हैं आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो और आप इसको सॉल्व करते हो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और बच्चे का अलग आंसर आए, है ना, क्योंकि सबका आंसर सेम आना चाहिए 2, 1। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस इक्वेशन के एक यूनिक सॉल्यूशन होंगे इन दोनों के, है ना। नाउ अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो जो हमारी लाइन होंगी ना वो इंटरसेक्ट करेंगी। अभी मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में बताया कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका एक पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहां पर हमको उनका सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो अपन को मिल जाती है। अब मैंने क्या किया बालकों, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया। अब इसमें मैंने सब्सट्रैक्ट किया है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से, मतलब इसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल पाएंगे। तो ये हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आप इन दोनों के ग्राफ बनाओगे, इन दोनों लाइन का ग्राफ बनाओगे, तो वो दोनों लाइन आपस में हो जाएंगी पैरेलल, और पैरेलल होने की वजह से हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अब इसमें अगर हम लोग x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेकंड इक्वेशन है ना वो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके ही आ गई है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम हो जाएंगी, है ना। तो फिर ये तो एक ही इक्वेशन बन जाएंगी दोनों। तो यहाँ से हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जो है वो बनेंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक लाइन होगी और उसी के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी। इन लाइनों को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइन बनती है, नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइन बनती है, और यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। इसको हम ओवरलैपिंग लाइन भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इस केस को बोला जाता है कंसिस्टेंट, और अगर हमारे पास बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है तो इस केस को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या हमको ये दोनों ग्राफ बनाने पड़ेंगे, दोनों ग्राफ बनाकर पता करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उस कंडीशंस को देखकर ही ना हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा। तो इसके लिए जो हमारी पहली इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को माना जाएगा a1 b1 c1, और जो दूसरी इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को माना जाएगा a2 b2 और c2। जैसे कि अगर आप पहले वाले एग्जांपल में देखो तो a1 की वैल्यू हो गई 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, b1 की वैल्यू हो गई 1 क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है, c1 की वैल्यू हो गई 3। इसी तरह से अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से अगर आप कंडीशन चेक करना चाहो तो आपको पता चलेगा कि a1 अपॉन a2 का रेशियो 1/1 आ रहा है और b1 अपॉन b2 का रेशियो -1/1 आ रहा है। इससे क्लियरली ये बात इंडिकेट हो गई कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं है, और अगर आपस में इक्वल नहीं है तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन का केस हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस हो सकता है, और ये कंसिस्टेंट है। तो केवल क्वेश्चंस को देखकर ही हम लोग बता सकते थे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, डायग्राम बनाने की या ग्राफ बनाने की कोई नीड नहीं है। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है? तो नो सॉल्यूशन के लिए हमने a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल दी, इसी तरह से a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल दी। नो सॉल्यूशन के लिए अगर आप देखोगे तो a1 अपॉन a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 का रेशियो और c1 अपॉन c2 का रेशियो ये हमारे आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन में गड़बड़ हो गई है। c1 अपॉन c2 का रेशियो आएगा 1/4, तो a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो तो इक्वल होगा, बट c1 अपॉन c2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 देखा, और यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई, मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो जब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस बन जाता है। एक बार सभी कंडीशंस को दोबारा से चेक करते हैं। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाला केस होगा तो ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। एल्जेब्रिक में अगर हम बात करें तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर पैरेलल लाइन बनेगी। पैरेलल लाइन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो यहाँ पर ओवरलैपिंग लाइन बनेगी। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता है और ये भी हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहता है। अगर हम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कंपेयर करें तो हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि तीनों में से कौन सा केस मैच करेगा। तो चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इनका इस कंडीशन को अप्लाई करना सीखेंगे। तो हमारे पास ये कुछ एक क्वेश्चन है, हमको चेक करना है कि इन तीन कंडीशन में से कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। आप चाहो तो पॉज करके भी इसको आंसर कर सकते हो।
नाउ अब मैंने जल्दी से बाल को देखो क्या किया, मैंने A1 A2 और B1 B2 इन सब की वैल्यू जो है वो यहाँ से कंपेयर करके लिख ली। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो A1 की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, B1 की वैल्यू आपको मिलेगी -4 एंड C1 की वैल्यू हो जाएगी 8। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 7, B2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -9। अब कंडीशन चेक करते हैं, A1 अपॉन A2 का रेशियो 5/7 आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से B1 अपॉन B2 के रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कुछ आ चुका है इतना, और C1 अपॉन C2 का रेशियो आ चुका है इतना। अब देखते हैं भाई कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है। अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है तो C1 अपॉन C2 को तो चेक भी करने की जरूरत नहीं है, ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे और लाइन हमको मिलेगी इंटरसेक्टिंग। तो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर जल्दी से हमको A1 अपॉन A1 A2 B1 B2 इन सब की वैल्यू जो है वो लिखनी है। होपफुली अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू ये रहने वाली है, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू ये रहने वाली है। अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो पहला रेशियो 1/2 आ जाएगा, सेकंड रेशियो भी हमारा 1/2 आ जाएगा और थर्ड रेशियो भी हमारा 1/2 ही आ जाएगा। तो तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस है। थर्ड केस हमारा यहाँ पर लाई करेगा और जो हमारी लाइन होंगी वो होंगी कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी कि यहाँ पर लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 चेक करना है। A1 B1 C1 अपन को मिल चुका है, A2 B2 C2 जो है वो भी मिल चुका है। एनिमेशन के थ्रू पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम कम समय में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की, B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करी एंड सेम विद C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करी। तो यहाँ पर हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बालकों अब हमारी पैरेलल लाइंस होने वाली हैं। तो ये हमारी लाइंस कैसे रहने वाली हैं? पैरेलल रहने वाली। Now let's try this one. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो देखो पहले तो पता लगाना है कि इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो फिर आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। तो जल्दी से A1 B1 C1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू -6। कुछ बच्चे प्लस का 6 ले लेते हैं जो कि गलत होगा इस केस में। A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -2, C2 की वैल्यू -4। जल्दी से A1 अपॉन A2 कैलकुलेट किया जो कि आ गया 1/2, B1 अपॉन B2 कैलकुलेट किया जो कि आ गया हमारा -1/2 और C1 अपॉन C2 भी चलो कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि आ गया 3/2। तो देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। बस इतना भी हो जाए तो बात बन जाती है। तो जो लाइंस है हमारी वो क्या है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होगा। तो अब हमको क्या करना है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनके सॉल्यूशन भी बताने हैं और वो भी ग्राफिकली बताने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशंस लिखेंगे, पहली इक्वेशंस के लिए टेबल बना लेंगे और x की वैल्यू 0 डालेंगे, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब तक आप ये चीज सीख चुके हो। y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप लोग ट्राई करके देख लेना। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं तो मैं अपनी x की वैल्यू जो है वो 2 डाला। आपके ऊपर है, आप x की वैल्यू कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, y की वैल्यू कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, है ना। मैंने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 डाल के देखा तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स आ गए। इसको अब मुझे ग्राफ पर प्लॉट करना है। मुझे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए मैंने ग्राफ बनाया और ये कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। जल्दी से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो एक पॉइंट है हमारा 0,6 और एक पॉइंट है हमारा 3,0। इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई, लाइन के ऊपर इक्वेशंस लिख दी। सेकंड वाला पॉइंट भी प्लॉट कर लेते हैं। तो सेकंड वाला पॉइंट है 2,2 और 1,0। इनको भी ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन करके सेकंड लाइन बनाई। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये लाइन एक दूसरे को 2,2 पर कट करती हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2,2, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। फॉर which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? ठीक है भाई, तो अब हमें a और b की वैल्यू बतानी है। कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस जो है वो बनाना है। ठीक है भाई, तो हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम अब कंडीशन लगाएंगे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली अगर आप कंडीशन लगाते हो तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -7 है। A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू -7 है। इसी तरह से अगर आप सेकंड वाली इक्वेशन की बात करोगे तो A2 की वैल्यू A माइनस B है, B2 की वैल्यू A प्लस B है और C2 की वैल्यू जो है वो कुछ इतनी है। अब हम लोगों को करना क्या है, हमको कंपेयर करके ABC की वैल्यू जो है वो निकालनी है। चलो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस लगा देते हैं, जो कि आपको पता है इसमें तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। इन सब की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम
किसी भी दो, किन्हीं भी दो को कंपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाले को कंपेयर नहीं कर सकते, किन्हीं भी दो को कंपेयर कर सकते हो। तो हमने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, लिख दिया इनको। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ए और बी में जो है वो एक इक्वेशन अपनी आने वाली है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर a माइनस बी का 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 से को दूसरी ओर लेकर जा रहा हूं मैं, 7b को दूसरी ओर। तो इस तरह से हमारी ये बन गई इक्वेशन। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड वाले को कंपेयर किया और a और b में सेकंड इक्वेशन जो है वो यहाँ से आने वाली है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको भी सॉल्व करके कुछ इतना हो जाएगा। अब जो a की वैल्यू 5 भी आई है, इसको उठाकर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा जो आंसर आने वाला है इवेंचुअली वो आने वाला है 1। b की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो a की वैल्यू 5 इंटू 1 यानी a की वैल्यू आने वाली है 5। विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, मतलब ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन चाहते हैं हमसे, ठीक है। k की वैल्यू अपन को पता लगानी है, तो हमने सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन वाली फॉर्म मान ली। अब a1 b1 C1 की वैल्यू जो है और A2 B2 C2 की वैल्यू जो है वो कंपेयर करके हम लोग पता लगा लेंगे। अगर आप कंपेयर करोगे तो A1 की जगह पर आ जाएगा 3, B1 की जगह आ जाएगा 1 और C1 की जगह आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरह से अगर आप सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो ये कुछ इतना आने वाला है A1 B2 और C2। नाउ हमको कंडीशन चाहिए नो सॉल्यूशन वाली, तो नो सॉल्यूशन वाला जो केस है वो जल्दी से लगाते हैं। तो नो सॉल्यूशन वाले केस के लिए सबसे पहले हमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये सब निकालना होगा, तो इनको जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। अब कंडीशंस पुट करता हूं। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल होते हैं, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होते, ठीक है। जो भी वैल्यूज हैं उनको पुट करते जाओ, ठीक है। सबकी वैल्यूज जो है वो मैंने पुट कर दी और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है 2। तो k की वैल्यू 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे रहने वाले हैं। उसके लिए अगेन A1 B1 C1 की वैल्यू कैलकुलेट की, A2 B2 C2 की वैल्यू कैलकुलेट करी। रेशियो जो है वो हम लोगों ने पता लगाया। रेशियो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का इक्वल आ रहा है। C1 अपॉन C2 का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा। तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा, तो इस इक्वेशन के हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूं, जी भर कर सोना चाहता हूं।